नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसकेएफ इंडिया के बारे में। देख सकते हैं स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से अराउंड ये 30% टूट चुका है। ठीक है, मतलब बोल सकते हो कि अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से ये 30% डिस्काउंट पे चल रहा है। डिस्काउंट पे चल रहा है, इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। कंपनी के बारे में समझेंगे, थोड़ा इसका बिजनेस देखेंगे, मतलब बियरिंग्स बनाती है और ये बियरिंग्स कौन कौन से सेक्टर के लिए बनाती है वो देखेंगे। उसके बाद इसके आर्थिक स्थिति पे आएंगे, यानी कि इसकी जो आर्थिक स्थिति है, मतलब नेट प्रॉफिट कैसा है, आरओसी कैसा है, आरओई कैसा है और नेट प्रॉफिट कितना ग्रो हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। रिजर्व कितना पड़ा है, ज़्यादा कर्जे में तो नहीं है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और बाद में फिर हम स्टॉक के प्राइस के ऊपर भी आएंगे। मैं स्टॉक के प्राइस के ऊपर भी बात करूंगा, बताऊंगा कि इसको लेके हमें आगे अपना नज़रिया क्या रखना है। ठीक है, ये कंपनी आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज से भी ज़्यादा पुरानी है। 1903 की 1907 में ये बना था। मैं कुछ गूगल कर रहा था, मतलब समझ सकते हो कि भाई ये कितनी पुरानी कंपनी। मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज भी फेल है। फेल मीन्स बिजनेस में फेल नहीं, मतलब पुराने होने के मामले में रिलायंस इंडस्ट्री भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी देखो अलॉटमेंट देख रहा था वारी एनर्जी का, मेरे को नहीं लगा है। मैंने 2 लॉट किया था, एक लॉट में तो नहीं लगा, एक दूसरे के डीमेट अकाउंट से किया था। अभी मैं पूछा नहीं हूँ कि लगा है कि नहीं। ठीक है, वो जाने दो लॉट का। आप देखते हैं यहाँ पे पहला इसका देखो। एक हमारे भाई ने बोला था एसकेएफ इंडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम पे मैसेज डाला था कि भाई एसकेएफ इंडिया के ऊपर वीडियो बनाओ, तो बोला चलो टिमकिन हमने कवर कर दिया है। टिमकिन जैसा सेम ये भी है, तो एसकेएफ को भी कवर करते। यहाँ पे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो एसकेएफ बोले तो भाई ये एक स्वीडन की कंपनी है। यहाँ पे देख सकते हो कि 1907 में इस फाउंड हुआ था एसकेएफ। ठीक है, बाद में 1962 की 63 में एसकेएफ इंडिया की शुरुआत हुई। ठीक है, और इसके देख सकते हो कि 130 कंट्री में ये फैले हुए हैं। टोटल आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा 130 कंट्री में ये प्रेजेंट है एट द टाइम। बहुत बड़ी बात है। और मैं जो कंपनी को लेके आगे मैं आपको बताऊंगा ना, आप मतलब हैरान हो जाओगे। अगर मैं यहाँ पे जैसे दिखाऊँ कि देखो एसकेएफ इंडिया के मैंने क्लाइंट वगैरह देखा, तो जैसे कि ये जो स्टील सेक्टर रहते हैं ये उनको भी लुब्रिकेशन सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। लुब्रिकेशन सोल्यूशन क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले देख लो कि ये कौन कौन से सेक्टर पे फोकस करते हैं, तो आपको और मज़ा आएगा इस स्टॉक को लेके। ठीक है, स्टील के सेक्टर को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सीमेंट हो गया, पावर हो गया, माइनिंग हो गया, अर्थ मूविंग हो गया, शुगर हो गया, टायर्स हो गया, ग्लास हो गया, पेपर हो गया, फूड एंड बेवरेजेस हो गया। इन सारे सेक्टर में भाई ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सोल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ये तो एक हो गया। उसके बाद देख सकते हैं एसकेएफ इंडिया कंट्री टू डोमिनेट द ऑटोमेटिव इंडस्ट्री मार्केट इन इंडिया। मतलब टू व्हीलर में भी ये फैले हुए, टू व्हीलर में भी फैले हुए मीन्स इनकी कोई गाड़ी नहीं आती है। ये जो बेरिंग्स वगैरह देते हैं वो, मतलब बेरिंग्स तो लगता ही अपने गाड़ी में, जैसे कि बजाज टू व्हीलर, टाटा महिंद्रा, जॉन डियर, टीवीएस, यमाहा 4 व्हीलर्स, तो ये सारे इनके लार्जेस्ट कस्टमर है। तो यार मतलब बहुत अच्छा है। डिफेंस बोलो, रेलवे बोलो, इसमें भी ये काम करते हैं। आपको दिख जाएगा यहीं पे, जैसे कि रुको, ठीक है डिफेंस वगैरह भी इनके जो कस्टमर क्लाइंट है, आप गूगल वगैरह करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, डिफेंस, रेलवे, ये सारे सेक्टर को भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे देखो ये अलग अलग इनके प्रोडक्ट है, जैसा मैं दिखाने की आपको कोशिश करूँ। फिर चलते हम इसकी आर्थिक स्थिति पे। जैसे कि देखो बेयरिंग्स हो गए, अलग अलग टाइप के बेयरिंग, सील्स, ये लुब्रिकेशन की जो बात हो रही थी, ये सारे जो एग्रीकल्चर रहता है, सीमेंट सेक्टर रहता है, उसमें बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सारे ये प्रोडक्ट भी रखते हैं। बाद में किधर गया ये प्रोडक्ट, जैसे बेरिंग्स, मेंटेनेंस प्रोडक्ट, पावर ट्रांसमिशन, ये सारे चीज़ कैसा भाई बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज़ होता है। बेरिंग्स बोले तो अलग अलग टाइप के बेरिंग्स है। ये 2 व्हीलर्स में भी लगते हैं, 3 व्हीलर्स में भी लगते हैं, कार में भी लगते हैं, और इनके मैंने आपको कस्टमर बताया। तो देखो कंपनी 1907 की है, मतलब फॉरेन की कंपनी है। बाद में एसकेएफ इंडिया भी बना 1962 की 1963 में, परफेक्ट नहीं याद, आप जाके देख सकते हो। तो कंपनी परफेक्ट है, डिसेंट है, बहुत मतलब अच्छी है, बहुत डिसेंट कंपनी है। मतलब बोल सकते हो कि पूरे मार्केट से हट के एकदम अलग अपना काम कर रही है। मतलब बोल सकते हो कि एक अलग ही इनकी रिस्पेक्ट है, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, एसकेएफ इंडिया यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। धीरे धीरे आराम से देखते हैं इनकी आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो हमको समझ में आएगा कि वो जो 30% का गिरावट देखने के लिए मिला है, क्या उसको कवर कर पाएगा कि नहीं, उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे मार्केट कैप 25,000 करोड़ का, यानी कि स्मॉल कैप की कंपनी है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट बोल सकते हैं इसको मिल सकता है। फिर बाद में आते तो
यहाँ पे नीचे ROC देखो इसका 29 का, ROE देखो 21 का। ROC यार बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट, अच्छी एकदम साफ़ सुथरी कंपनी लग रही है अभी तक। यहाँ पे आगे देखते हो तो सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर का 20% का रहा है, ठीक है। मतलब लास्ट 3 ईयर में इनका बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ है, इस बात को ध्यान देना। अब बाद में ऑल टाइम हाई प्राइस तो 7,350 है, इसके ऊपर बाद में आते हैं। और नीचे आते तो यहाँ पे देख सकते हो PE के बारे में बात कर लेता हूँ। अगर PE रेशियो देखो तो ऑलमोस्ट मीडियम PE के आसपास ही ट्रेड कर रहा है ये, हाँ। मतलब ऑलमोस्ट इसमें जितना करेक्शन होना था मेरे ख्याल से हो चुका है। प्राइस के ऊपर आएंगे, टेंशन नहीं लो। यहाँ पे मैं आपको ईयरली नेट प्रॉफिट दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्वार्टरली नहीं लेके चलूँगा। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट काफ़ी अप एंड डाउन रहता है, उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब नहीं है देख के क्वार्टरली, क्योंकि अपन कोई शॉर्ट टर्म के लिए और ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शन के हिसाब से तो स्टॉक को नहीं ले रहे कि भाई वो क्वार्टरली रिजल्ट या वगैरह देखे। अपना थोड़ा नज़रिया लॉन्ग टर्म का रहेगा तो ही ठीक है इस स्टॉक के लिए, क्योंकि तगड़ा बिजनेस है, इंडस्ट्रियल बिजनेस है। इंडस्ट्रियल बिजनेस आपको पता है कभी बंद नहीं होता, इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होती, और जब तक इंडस्ट्री चलती रहेगी इनका बिजनेस चलता रहेगा, जैसा अभी तक चलते आ रहा है, ठीक है। इतने टाइम से, कुछ 100 साल से भी भाई ज़्यादा पुरानी, 100 साल क्या है, हिसाब लगा लो 1907 से लेके अभी तक। तो 2012 में एक टाइम पर ये 190 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे थे, आज 556 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे। अगर मैं बात करूँ तो पिछले 3 साल का छोड़ दो, उसके पिछले का देखूँ तो इनकी ग्रोथ स्लो थी, मेरे ख्याल से वही स्लो इसके लिए थी क्योंकि अभी हमको पिछले 3-4 सालों में इंफ्रा में बहुत डिमांड देखने के लिए मिला है। इंफ्रा बोले तो सब कुछ आ जाता है, रेलवे बोलो, सीमेंट सेक्टर बोलो, फिर बाद में गाड़ी बोलो, 2 व्हीलर 3 व्हीलर, ये सारे इंफ्रा में आता है। तो सरकार का फोकस पिछले 3-4 सालों से इंफ्रा पे बहुत है। आपने भी सुना रहेगा इंफ्रा रोड बन रहा है, ये बन रहा है, लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है, ये दुनिया भर के आप बातें सुनते रहोगे। इसके वजह से लास्ट 3 ईयर की इनकी सेल्स काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं 2022 में देखूँ, 2022 नहीं 2021 ही पकड़ लेता हूँ, पिछले 3-4 साल का डाटा पकड़ लेता हूँ। 2021 में 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि अराउंड अभी 550 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे बैठे। तो नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है, डिसेंट है, मस्त कंपनी है। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ सेल्स इनकी तो 2671 करोड़ का सेल्स था 2021 में, और अभी ये बैठे हैं 4627, यानी कि आने वाले टाइम में ये 5000 करोड़ का सेल्स भी क्रॉस कर देंगे। ऑलमोस्ट इनकी सेल्स डबल बोल सकते हो पिछले 3 से 4 सालों में, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर मैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो लास्ट 3 ईयर का इनका 23% का रहा है, बहुत अच्छा है, डिसेंट है, मस्त है। सेल्स ग्रोथ बात करूँ तो लास्ट 3 ईयर का वही देखो ना, लास्ट 3 ईयर से इनका बिजनेस काफ़ी बूम हुआ है, जिसके वजह से लास्ट 3 ईयर में स्टॉक काफ़ी भागा है। लास्ट 3 ईयर में देख सकते हो 20% का इनका सेल्स ग्रोथ रहा है, बहुत अच्छी बात है। स्टॉक का प्राइस भी डिसेंट तरीके से भागा, ऐसा नहीं कि बहुत चल गया तो बहुत ही चल गया उसके बाद चलेगा नहीं, ऐसा नहीं है, डिसेंट प्यार मोहब्बत से स्टॉक चल रहा है, ठीक है भाई। रिजर्व भी क्या तगड़े पड़े इनके बाद। रिजर्व यहाँ पे देख सकते हो कि अराउंड 2633 करोड़ का पड़ा है। कर्जा कुछ भी नहीं है, पूरी डेप्ट फ्री है, पूरी डेप्ट फ्री है। केवल इनको मार्केट में अपना बिजनेस करना है, अपने प्रोडक्ट में सुधार लाना है, और भाई बिजनेस पे ही ध्यान देना, मतलब कर्जा वर्जे का टेंशन नहीं इनको, तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है 89 करोड़ का, कैश इन्वेस्टमेंट इन प्रोग्रेस, यानी कि अपने ऊपर ये कैपेक्स बोल सकते हो, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इन्होंने 89 करोड़ का अलग से खर्चा करके रखा है। इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो 9 करोड़ का इन्होंने हाल में इन्वेस्टमेंट किया। पहले इनकी इन्वेस्टमेंट थी 0 करोड़, बाद में बीच में इनकी इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ तक भी गई थी, फिर बाद में इसकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई, फिर अभी 9 करोड़ आ गई। तो ये ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये कम ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। एक्स्ट्रा कैश भी पड़ा है 1222 करोड़ के आसपास का, मतलब 25,000 करोड़ का मार्केट कैप, अच्छा खासा कैश रिच, डेप्ट फ्री, नेट प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर से बढ़ना, ROC 29 का, ये सारी बातें बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे नीचे मैं बताऊँ तो FIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और 8.25% की होल्डिंग रखी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग सेम है 52, 52.5 की। बाद में DIs की होल्डिंग 27 है। DIs में बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड वाले हैं, HDFC, मीरा असिस्ट, कोटक, फ्रैंकलिन इंडिया, HDFC लाइफ, ये लोगों ने इसको होल्ड करके रखा है।
पब्लिक के पास केवल अराउंड 12% का माल पड़ा है इस कंपनी का। मतलब पब्लिक लोग इसको भाई पागलों में मतलब कंपनी की वैल्यू नहीं कर रहे। जिसमें पब्लिक की होल्डिंग होनी चाहिए, एक्चुअली इसमें पब्लिक की होल्डिंग होती नहीं। आप देखो ना 12% होल्डिंग है। DIRs और FIRs और प्रमोटर्स ने पूरा माल पकड़ा है, पब्लिक केवल 12% कर रहा है। और इस 12% में भी आपको HNI कैटेगरी का बंदा दिख जाएगा। HNI कैटेगरी का बंदा कौन? जैसे कि हमारे विजय केडिया सर जी हो गए। मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि HNI कैटेगरी में कौन आते, जैसे विजय केडिया सर जी, राकेश झुंझुनवाला सर जी, रेखा झुंझुनवाला, ये HNI कैटेगरी में आते। तो इस 12% में वो भी रहेंगे, उनकी होल्डिंग दिख नहीं रही है, ठीक है। तो पब्लिक की होल्डिंग समझ जाओ ना के बराबर। इतनी डिसेंट, अच्छी, साफ़ सुथरी कंपनी, मतलब पब्लिक लोगों का ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बुरी बात है, एक बात ध्यान देना, ठीक है। तो अभी तक देखो कंपनी में सारी बातें ठीक है। अगर मैं बात करूँ स्टॉक गिरने की, तो देखो रीज़न यही है, मैं आपको बताता हूँ। देखो एक सेकेंड, हाँ चलो यहीं से मैं पकड़ लाता 2023 से। 2023 में स्टॉक का प्राइस था अराउंड 5,000, ठीक है। 5,000, ये 5,000 अब बोले तो 2023 से 24 तक ये 5,000 की रेंज में घूमता रहा। अब अचानक से इनकी सेल्स बढ़ी, इनकी नेट प्रॉफिट बढ़ी, लोगों का ध्यान गया, स्टॉक का प्राइस बूम हो गया। बूम होकर इसका ऑल टाइम हाई कितना गया था? 7,350। अब इतना बूम होने के बाद इसका जो प्राइस है ना, इसके प्रॉफिट को जस्टिफाई नहीं करता, मतलब मैच नहीं होता है, जिसकी वजह से करेक्शन आता है। अब ये करेक्शन आया, अब एक ही रेंज में घूम रहा है, अब ये करेक्शन हो रहा है, करेक्शन के बाद इसका भी टाइम आएगा चलने का। तो स्टॉक का बिहेवियर ऐसा ही रहता है। देख सकते हो अभी 30% गिर चुका है। एक मैं पहले इसके ऊपर्स के लेवल बना देता हूँ। ये पहले मैं ब्लैक कर दूँ यार, डंडी यहाँ पे ना ये ब्लैक कर दूँ, रुक जाओ, इसका मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका देख सकते हो कि ये ऑल टाइम हाई है और 30% गिर चुका है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग और बहुत कड़क सपोर्ट की बात करूँ तो इसका देखो ऑलरेडी, देखो इसमें मैं बता देता हूँ पहले 30% का करेक्शन हो चुका है। बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी में 30% का करेक्शन बहुत होता है और इससे ज़्यादा हम उम्मीद नहीं रह सकते। हाँ ध्यान देना, दो टाइप की बातें होती है। नहीं तो कोई बोलोगे कि कल कोई स्टॉक और गिर जाएगा तो आप बोलोगे कि आपने बोला तो 30% तक ही करेक्शन होता है, उसके बाद क्यों हो रहा है, ठीक है। देखो नॉर्मली जनरली क्या होता है, जो बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी, जो डिसेंट कंपनी रहती है, जिनके पास अच्छा खासा रिजर्व रहता है ना, मतलब जैसे ये कंपनी है, ROC अच्छा रहता है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, उसमें जनरली 30% का करेक्शन बहुत होता है। 25 बहुत होता है, मैं 30 पकड़ता हूँ। 30% का करेक्शन, 31% का इनाफ होता है, जो कि इसमें हो चुका है। अब इसके बाद मान लो ये इसमें गिरावट होती है ना, तो वो मार्केट के सेलिंग प्रेशर के वजह से होगा। कुछ स्टॉक में ज़्यादा चल चुका है उसके वजह से नहीं होगा। जब अब जो होगा इसमें करेक्शन, वो जो मार्केट का सेलिंग प्रेशर रहेगा ना, उसके वजह से ये भी गिरेगा। तो ये बातों को भी आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूँ तो देखो इसका एक ये निकल के आता है 4,852। भाई बहुत तगड़ा लेवल है ये, क्योंकि देखो ना यार, यहीं पे पहले बहुत टाइम तक था ये। और मैं चलो इसमें दो सपोर्ट लगा देता हूँ आपके सेफ्टी के लिए। देखो एक ये भी 4,930, 4,852, ये दो बहुत कड़क सपोर्ट है। देखो जिस हिसाब से जनरली हम स्टॉक को देखते हैं 30% करेक्शन के साथ स्टॉक हो चुका है, तो करंट लेवल भी काफ़ी अच्छे है। फर्स्ट थिंग ये। सेकंड थिंग, अगर मार्केट में बहुत करेक्शन होती है, ये भी थोड़ा नेगेटिव चला जाता है, सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे कि अभी देखने के लिए मिल रहा है मार्केट में। और ये 4,930, 4,852, ये दो लेवल्स पे भी आ जाता है, तो यार बहुत सॉलिड लेवल। ये जो दो नीचे के लेवल्स बताया ना, ये काफ़ी सॉलिड है। बाकी जो करंट चल रहा है, बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए, ऑलरेडी 30% के डिस्काउंट में मिल रहा है, ऑल टाइम हाई प्राइस 7,350 है, उस नज़रिए से भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो दो बातें होती है, मैंने आपको दोनों बता दी कि नीचे के लेवल्स भी अच्छे हैं, अभी के लेवल्स भी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। ओवरऑल सारी बातें हमने इसमें कवर कर ली। SKF इंडिया के बारे में बिजनेस देखा, नेटवर्थ देखा, इनकी रिजर्व देखे, स्टॉक के प्राइस को भी देख लिया। बाकी हल्का हो गया थोड़ा स्टॉक, तो अच्छी बात है। इस वीडियो में आपको कोई बहुत एक्सपीरियंस वाली कंपनी, इस बात को ध्यान देना। जहाज़ से लेके साइकिल तक इनका बेरिंग्स लगा हुआ है, ये भी बात ध्यान देना। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने आपको अभी बातें बताई, केवल समझाने के लिए बताई।
और मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।